आज की बात, स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग तिब्बत के सम्राट, जिनको एशिया के महान बौद्ध सम्राटों की श्रेणी में रखा जाता है, त्सोंग त्संग गम्पो, इनके विषय में जानकारी ले रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि कैसे तिब्बत का जो कबीले का जनजीवन था वो एक सुसंस्कृत जीवन बनने में सम्राट गम्पो का किस तरह योगदान आया। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि पिछली कड़ी में हमने देखा कि जब सम्राट गम्पो के मन में ये बात आई कि लोग आपस में बातचीत तो करते हैं, उनके संवाद की, उनके कम्युनिकेशन की कोई भाषा तो है, लेकिन इसकी कोई लिपि नहीं। तो इस लिपि को विकसित करने के लिए उन्होंने अपने एक दूत को, जो कि उनका मंत्री भी था, थोन्मी संबोटा, इसे भारत की ओर भेजा। वो अपने 16 साथियों के साथ भारत आया और फिर भारत से उन्होंने अध्ययन किया और यहाँ से वर्णमाला को सीखा और फिर इस वर्णमाला का अभ्यास कर वे वापस गए तिब्बत। देखिए फिर आगे क्या हुआ। जब स्वदेश लौटकर संबोटा ने भोट भाषा के लिए वर्णमाला बनाई, उस समय कश्मीर और मध्य एशिया में जिस लिपि का प्रचलन था और जो ब्राह्मी लिपि पर आधारित थी, उसी के आधार पर भोट वर्णमाला का निर्माण किया गया। उस वक्त में जो वर्णमाला उपलब्ध थी, उसी के आधार पर भोट की लिपि भी, भोट यानी तिब्बत, वो वर्णमाला भी निर्माण की गई, जिसमें ग, झ, ढ, ध, म और श और ई, 6 इन अक्षरों के उच्चारण भोट भाषा में नहीं थे। इस कारण थोन्मी ने उन्हें छोड़ दिया। ये जो अक्षर थे ग, झ, ढ, ध, म, श, ई, ये उन्होंने छोड़ दिया, परंतु भोट भाषा के विशेष उच्चारण के लिए उन्होंने विशेष चिन्ह लगाकर च, छ, ज, स और इन 5 अक्षरों का निर्माण किया। उसने अपने कुल अक्षरों की संख्या रखी 30। जैसे आजकल हिंदी में अ पर मात्रा लगाकर एक अन्य स्वर बनाने की परंपरा चली है, वैसे ही ई, उ, ए, ओ, को, अ पर ही मात्रा लगाकर अन्य स्वर बना लिए गए और इस तरह से देखो कि इस लिपि को विकसित किया गया। भोट भाषा के 2 प्रकार के अक्षर हैं। अगर हम लोग तिब्बत की भाषा को देखें तो भोट भाषा के हमें अक्षर 2 प्रकार के मिलते हैं। एक शिरोरेखा युक्त, जिन्हें पुस्तकों की सुंदर लिखाई और छपाई के लिए चुना जाता है। अगर वहाँ से कुछ छपता है या फिर लिखा जाता है तो उसके लिए शिरोरेखा युक्त लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी घसीट कर लिखे जाने वाले, जिन्हें राज्य के कारोबार के लिए व्यवहार में लाया जाता है, ये जो लिपि है ये शिरोरेखा रहित है। अब यह भी विश्वास किया जाता है कि शिरोरेखा विहीन लिपि तंगुल लोगों में पहले से ही प्रचलित थी। ये भी एक मान्यता है कि ये लिपि जो है, जो शिरोरेखा रहित है, तो वो सीधे, शिरोरेखा मतलब ऊपर एक जो अपर लाइन जो खींची जाती है, तो वो शिरोरेखा रहित जो लिपि है वो पहले से तंगुल लोगों में प्रचलित थी और तंगुल लोगों ने अपनी भाषा में कितने ही बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया था। तो ये एक दूसरी धारा भी है अध्ययन की और जानकारी की, जो इतिहास में मिलती है, जिसमें ये भी माना जाता है कि भाई ये तो पहले से था और बौद्ध जो ग्रंथ है उन ग्रंथों का इन्होंने अनुवाद भी किया था तंगुलों ने। लेकिन आज जो हजारों भारतीय बौद्ध ग्रंथ तंजूर और कंजूर के 2 महान संग्रहों के रूप में विद्यमान है, उनका अनुवाद सम्राट गम्पो के बाद ही हुआ है। ये इतिहास के प्रमाणों के आधार पर कहा जाता है। अब ये एक अलग सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन थोन्मी ने भोट भाषा का प्रथम व्याकरण लिखा, ये बात बिल्कुल सत्य है, जो आज भी तिब्बती का प्रामाणिक व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। तिब्बती भाषा का जो प्रामाणिक व्याकरण का ग्रंथ है वो थोन्मी का ही है और सम्राट गम्पो ने बड़ी उत्सुकता से और तत्परता से इसे नए व्याकरण और अनुदित ग्रंथों को पढ़ा था। ये एक विशेष बात होती है। ये बात हमें हर्षवर्धन में मिली, सम्राट हर्षवर्धन में, और यही बात
सम्राट गंपो में भी है कि उन्होंने इसका अध्ययन भी किया। और लहासा के लोह पर्वत में बनी गुफा को दिखाकर बताया जाता है कि सम्राट गंपो ने इसी गुफा में रहकर 4 वर्ष तक अध्ययन किया था। देखिए ये भी एक जो अलग सी परंपरा है कि सम्राट अपने आप में अध्ययन करने वाले, साहित्य में रुचि रखने वाले, कुछ साहित्य की रचना करने वाले होना, ये भी एक सम्राटों का विशेष गुण है। अब इस समय कितने ही बौद्ध ग्रंथों के अनुवाद किए जा चुके थे। स्वयं थोन मिनेकरंड्व्यू रत्नमेघ और कर्मशतय का रूपांतर किया था, और इसी प्रकार कुछ चीनी विद्वानों ने गणित तथा चिकित्सा शास्त्रों का भी अनुवाद किया था। अब यह भी कहा जाता है कि सम्राट गंपो की जीवनी भी लिखी गई थी। यह भी कहा जाता है कि सम्राट गंपो की जीवनी भी लिखी गई थी। ली देश के, मतलब जो चीन का मध्य एशिया का जो हिस्सा है, देश के विद्वानों ने भी अनुवाद और धम्म प्रचार में भोट की सहायता की। और इस काल के अनुवादकों में भारतीय पंडित कुशर कुमार, नेपाली शिलमजू, कश्मीरी अनंत, चीनी महादेव थोन्मी तथा लुंगछोस जेंग द्रुपलू इनके नाम प्रमुख हैं। और नए अनुवादों के पश्चात आरंभिक अनुवाद उतने अच्छे नहीं समझे गए और इस कारण पुराने अनुवाद लुप्त हो गए। जो शुरुआती अनुवाद थे उनको लोगों ने अच्छा नहीं माना और वे धीरे धीरे लोगों की जानकारी से लुप्त होते चले गए और नए अनुवाद उनके स्थान पर आए। और आज जो हमें एक विकसित तिब्बत का साहित्य और संस्कृति का जो एक विशिष्ट जखीरा मिलता है, विशिष्ट संग्रह मिलता है, तो उस संग्रह में अभी नए अनुवादित जो ग्रंथ हैं वो है और वे बड़े अच्छे हैं। अब लहासा के एक कोने में रहने वाली चीनी रानी ने अपनी बुद्ध प्रतिमा के लिए रमोछ का मंदिर बनवाया। सम्राट गंपो की मृत्यु के उपरांत तो उस मंदिर की मूर्ति को भी सम्राट के बनवाए मंदिर में स्थानांतरित कर दिया गया और रमोछ का मंदिर आज भी है, किंतु सम्राट गंपो का बनवाया मंदिर खुल स्नंग सबसे प्रतिष्ठित माना जाता है। तिब्बत में ये एक बड़ा प्रतिष्ठित मंदिर है और इस मंदिर में ये मंदिर सम्राट गंपो ने बनवाया था। तो सम्राट गंपो का ये जो सफ़र है, मतलब बुद्ध धम्म में उनका जो योगदान आता है, बौद्ध साहित्य और संस्कृति को विकसित करने में उनका जो योगदान आता है, क्योंकि ये देखिए राजाश्रय के बगैर ये संभव नहीं होता है, ये असंभव सी बात होती है। और इसलिए जब राजाश्रय मिलता है तो सम्राट गंपो इन्होंने राजाश्रय दिया बुद्धिज़्म को। और देखिए पूरे तिब्बत में बुद्धिज़्म किस तरह से फैला हुआ है। आज भी हम देखते हैं कि तिब्बत ये अपने आप में बड़ा समृद्ध, और वहाँ की जीवन शैली को अगर देखना है तो जितने लोग परम पावन दलाई लामा जी के साथ जो अन्य जगह में शिफ्ट हुए हैं, तिब्बत के सारे राजनीतिक अव्यवस्थाओं के बाद, तो हम उनकी जीवन शैली देख सकते हैं, हम उनका जीवन देख सकते हैं, जिससे हमें ये ज़रूर पता चलता है कि ये कितना समृद्ध जीवन है। जबकि सम्राट गंपो ने जब तिब्बत का निर्माण किया था तो देखिए वो कबीले वाली संस्कृति थी पहले, और वो कबीले की संस्कृति से बाहर निकलकर एक बेहतर जीवन की ओर तिब्बत को लेकर गए गंपो। इस बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये वक्त पूरा होता है, यहाँ रुकना होगा। रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इसी कड़ी में आपके साथ जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।